Hi, humans, and welcome back to Humanities. This is your geography educator Archita Mishra, back with the chapter 5 of your book 2, that is Mineral and Energy Resources. तो इस चैप्टर में हम दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज की स्टडी करेंगे, दैट इज़ मिनरल एंड एनर्जी. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में टॉपिक्स कौन कौन से कवर होने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी थोड़ा लेंदी है. So minerals, we will be studying the definition and what does the word minerals mean, and then types of minerals जिसमें हम metallic, non-metallic we will be covering, characteristics of minerals, distribution of minerals और 3 broad belts हम लोग पढ़ेंगे जिसमें mineral का distribution है हमारे country में. फेरस मिनरल्स, आयरन और मैंगनीज जिसमें है, नॉन फेरस जिसमें बॉक्साइट और कॉपर वी विल स्टडी. देन नॉन मेटेलिक मिनरल्स, उसमें माइका पढ़ेंगे. एनर्जी रिसोर्सेज में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. देन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जिसमें न्यूक्लियर, सोलर, विंड, टाइडल एंड वेव, जियोथर्मल एंड बायो एनर्जी की स्टडी करेंगे. एंड लास्ट विल बी द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. So let's start with the chapter. So we all know that India has a rich variety of mineral resources. और इस mineral resources का जो major share है, it belongs to pre-Paleozoic age, which existed 538.8 million years ago. This timeline differs from website to website or from books to book. So, but एक roughly around 500 million years ago ये पीरियड एग्जिस्ट किया था. उसी टाइम से मिनरल रिसोर्सेज हैव एग्जिस्टेड. और जो मेजर शेयर हमारे कंट्री में है मिनरल्स का, वो पेनिनसुलर रीजन में है. सो बाय पेनिनसुलर रीजन वी मीन ये रीजन, ये जो वी रीजन है दैट इज़ पेनिनसुलर इंडिया. तो उसके में जो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स है उसमें मेजर मिनरल्स पाए जाते हैं. वेर एज ऑन द अदर हैंड ऊपर ये जो वास्ट एल्यूवियल प्लेन है, जो फर्टाइल प्लेन है विच इज़ बेस्ट सूटेड फॉर एग्रीकल्चर, वहाँ पे देयर इजंट एनी मिनरल. सो देयर in the peninsular region there is abundance of mineral. In vast alluvial plain it is devoid of minerals. जो मिनरल रिसोर्स है वो बनता है बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, विच मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंड टू हैव अ कंट्री हु इज़ हैविंग मिनरल्स विल बी रिचर और विल बी डूइंग ग्रेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. नाउ अब टेक्स्ट बुक की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं. सो मिनरल इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विथ डेफिनिट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो मिनरल्स एक नेचुरल सब्सटेंस है जिनका ओरिजिन या तो ऑर्गेनिक तरीके से हो सकता है या तो इनऑर्गेनिक, बट उनके जो कॉम्पोजिशन होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल, वो डेफिनिट होंगी. सो इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक origin with definite chemical and physical properties. अब types of mineral. On the basis of chemical and physical properties, minerals भी दो types में divided है. सबसे पहले है metallic minerals, फिर है non-metallic minerals. Now metallic minerals also उनके भी सब parts हैं, ferrous and non-ferrous. ferrous के अंदर हम लोग iron, manganese को देखते हैं और non-ferrous के अंदर copper and bauxite is there. नाउ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इनके भी सब पार्ट्स हैं, फ्यूल मिनरल एंड अदर मेटेलिक मिनरल्स, अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स. तो फ्यूल मिनरल्स में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है और अदर नॉन मेटेलिक्स में माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट है. नाउ मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं दीज आर द सोर्सेज ऑफ मेटल्स, और इसके अंदर आयरन और कॉपर, गोल्ड ये सब होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मेटल को, और ये सब इंक्लूड होते हैं इस कैटेगरी में. नाउ मेटेलिक मिनरल्स में फर्दर डिवीजन है विच आई जस्ट टोल्ड यू कि फेरस एंड नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल. तो फेरस मिनरल्स क्या होता है, फेरस का मतलब ही होता है आयरन. तो वो मिनरल्स जिसके अंदर आयरन कंटेंट है उन्हें फेरस मिनरल्स कहते हैं, जैसे आयरन ओर इटसेल्फ, जैसे आयरन ओर को ही हम लोग फेरस मिनरल्स कहते हैं. और फिर दूसरा नॉन फेरस मिनरल्स जिसके अंदर आयरन का कंटेंट नहीं हो, लाइक कॉपर एंड बॉक्साइट. नाउ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इनका भी या तो ऑर्गेनिक ओरिजिन हो सकता है जैसे फॉसिल फ्यूल्स, जिन्हें हम लोग मिनरल फ्यूल्स भी कहते हैं, जो कि बरीड एनिमल्स और प्लांट लाइफ से डिराइव होते हैं, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम. और इनका ओरिजिन इनऑर्गेनिक भी हो सकता है जैसे माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स. अब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सारे मिनरल्स के पास होती हैं.
सबसे पहले अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना। ये जो मिनरल्स हैं वो कहीं पे भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये हर जगह इन स्पोरेडिक ऑकरेंसेस ये हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं यहाँ। सो दिस मेक्स देम दे आर कैरेक्टरिस्टिक कि वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सेकेंड इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नाउ व्हाट डज दैट मीन्स, जो अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, वेयर एज जो थोड़े लोअर क्वालिटी के मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी एबंडेंस में है। सो दिस is therefore an inverse relationship that exists between quality and quantity of minerals. Third is कि all minerals are exhaustible over time. ये एग्जॉस्टिबल हो जाते हैं और इनका जो टाइम लगता है टू डेवलप जियोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा है। सो देयरफॉर वो रिप्लेनिश नहीं हो पाती इमीडिएटली। दिस इज़ ऑल्सो द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं टू जनरेट, तो इसलिए ये एग्जॉस्टिबल हैं और ये तुरंत ही रिप्लेनिश नहीं हो पाते हैं। देयरफॉर द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज़ मस्ट, और इनका मिसयूज़ बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए बिकॉज इनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। तो वी नो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में मेजर मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं इन ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। अब हम बात करते हैं कोल रिजर्व्स की। तो जो 97% अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 97% जो कोल रिजर्व्स हैं वो पाए जाते हैं इन 4 वैलीज़ में, इन द वैली ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। अब जब पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं दिस आर लोकेटेड इन द सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ असम, गुजरात एंड मुंबई हाई। मुंबई हाई इज़ बाय द वे एन ऑफ शोर रीजन इन अरेबियन सी सम किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई। अब जो इसके न्यू रिजर्व्स हैं वो कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन्स में पाए गए हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जो मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज अकर टू द वेस्ट ऑफ अ लाइन लिंकिंग मैंगलुरु एंड कानपुर। तो वी कैन सी इस फिगर में, इस मैप में, कि उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है और कर्नाटका में मैंगलुरु है, इसके जो ईस्ट में ये पूरा रीजन है इसमें मेजर मिनरल्स पाए जाते हैं, वेयर एज इसके जो अलावा रीजन्स हैं वहाँ पे बहुत कम मिनरल्स या तो ना के बराबर ही मिनरल्स पाए जाते हैं, बट द मेजर अकरेंस अकर इन दीज प्लेसेस। सो दिस एजेंसीज इन्वॉल्व इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, ये एडेड टॉपिक है, पुराने एनसीईआरटीज़ में ये नहीं था। तो इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन कौन से एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। तो एटलीस्ट यू नीड टू रिमेंबर 5 ऑफ दीज एजेंसीज अच्छे से, सो दैट इफ क्वेश्चन कम्स कि विच नेम सम एजेंसीज इन्वॉल्व इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स यू कैन राइट। सो इट इज़ रिटन हियर इन इंडिया सिस्टमैटिक सर्वेइंग, prospecting and exploration of minerals is undertaken by, पहला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट इज MECL, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC, इंडियन ब्यूरो ऑफ मिनरल्स IBM, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड BGML, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, एंड द डिपार्टमेंट्स ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी इन वेरियस स्टेट्स। तो इसमें से पहली चीज़ तो हमें याद होनी चाहिए 5 एटलीस्ट द नेम्स ऑफ द एजेंसीज, और इन सारे एजेंसीज का फुल फॉर्म भी हमें लर्न होना चाहिए बिकॉज ये 1 मार्कर में फुल फॉर्म की तरह भी इट कैन बी आस्क्ड। नाउ द नेक्स्ट इज बेल्ट्स ऑफ मिनरल्स। अब हम जो मेजर अकरेंसेज हैं वो 3 बेल्ट्स में डिवाइडेड हैं और उन्हीं तीनों बेल्ट की स्टडी अब हम लोग करेंगे। सो इट इज़ रिटन हियर दैट मिनरल्स आर जनरली कंसनट्रेटेड इन दीज 3 ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया। अब इसके अलावा भी स्पोरेडिक अकरेंसेस यहाँ इधर उधर कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े अकरेंसेस वी कैन फाइंड, बट जो मेजर शेयर है वो इन्हीं 3 ब्रॉड बेल्ट्स में हैं। So among the 3 broad belts, the first one is the northeastern plateau region. Now, what are the regions that this belt covers? Chota Nagpur in Jharkhand, Odisha plateau, West Bengal and parts of Chhattisgarh. और इस रीजन में बहुत सारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं। ना व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि प्रॉक्सिमिटी में ही, पास में ही सारे जो रॉ मटेरियल्स है, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो मिल जाते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लोकेट होती हैं बिकॉज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर उनके रॉ मटेरियल्स, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल्स हैवी होते हैं और ये बल्कि इंडस्ट्री है। सो क्योंकि रॉ मटेरियल्स प्रॉक्सिमिटी में इस रीजन में मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे आयरन एंड स्टील
इंडस्ट्रीज़ भी हैं। और इसमें इस रीजन में वेराइटी ऑफ मिनरल्स पाए जाता है, जैसे आयरन और कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड माइका। दैट मीन्स एक्सटेंसिव मिनरल्स की वेराइटी यहाँ पे पाई जाती है। अब जो सेकेंड ब्रॉड बेल्ट है वो है द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। तो ये रीजन साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, और ये कौन कौन से स्टेट्स में स्प्रेड करता है? कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला। सो दिस रीजन राइट हियर, इट इज़ कवर्ड बाय साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। इसमें क्या है? इसमें फेरस मेटल्स, बॉक्साइट, हाई ग्रेड आयरन और मैंगनीज एंड लाइमस्टोन। इसमें क्या है कि इस रीजन में कोल के डिपॉजिट्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर नेवेली लिग्नाइट। इसके अलावा कहीं पर भी कोल के डिपॉजिट्स नहीं है। और ये बेल्ट एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन उतना डाइवर्सिफाइड भी नहीं है, कि मतलब उतने ज़्यादा मिनरल्स भी यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पे जो केरला है उसके पास मोनाजाइट और थोरियम और बॉक्साइट क्ले के डिपॉजिट्स हैं, और गोवा के पास आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं। बट स्टिल ये उतना भी डाइवर्सिफाइड नहीं है जितना नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है। द नेक्स्ट बेल्ट इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ये कहाँ कहाँ एक्सटेंड होते हैं? तो अरावली इन राजस्थान, गुजरात के कुछ पार्ट्स, और ये जो मिनरल है वो एसोसिएटेड है धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक से। कॉपर, जिंक ये मेजर मिनरल्स हैं। राजस्थान इज़ रिच इन बिल्डिंग स्टोन्स जैसे सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम एंड फुलर्स अर्थ डिपॉजिट। और डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन रॉ मटेरियल हैं सीमेंट की इंडस्ट्री के लिए, वो भी इस रीजन में पाए जाते हैं। गुजरात में पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं, और वी ऑल्सो नो कि गुजरात और राजस्थान में सॉल्ट भी अवेलेबल है। सो दिस वॉज अबाउट नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। अब जो हिमालयन बेल्ट है ये भी एक अनदर बेल्ट है जिसमें कॉपर, लीड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन ये सब आते हैं, और ये बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स में हैं। असम वैली में भी ऑयल डिपॉजिट्स हैं, और ऑयल डिपॉजिट्स असम वैली के अलावा ऑफ शोर एरियाज़ नियर मुंबई कोस्ट, जिसे हम मुंबई हाई कहते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल है। सो दिस वाज अबाउट द बेल्ट्स ऑफ मिनरल। बेसिकली यही सारे जो मेन मिनरल के ऑकरेंसेस वो यही 3 जगह होते हैं, और थोड़ा हिमालय बेल्ट असम वैली में होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कहीं इधर उधर थोड़े स्पोरेडिक ऑकरेंसेस भी इधर उधर कहीं होते हैं, बट मेन जो कंसंट्रेशन है वो इन्हीं सब रीजन में होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेरस मिनरल्स। तो फेरस मिनरल्स जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप कराने में हेल्प करते हैं ऑफ इंडस्ट्रीज़, और फॉर एग्जांपल आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट ETC। और हमारी कंट्री में एनफ या एबंडेंट रिसोर्स है, एबंडेंट मिनरल्स हैं, बोथ इन रिजर्व्स में भी और प्रोडक्शन में भी ऑफ फेरस मिनरल्स। सो द फर्स्ट फेरस मिनरल्स दैट वी विल बी कवरिंग इज़ आयरन ओर। तो इंडिया में बहुत मतलब एबंडेंस में आयरन ओर अवेलेबल है, और उसमें इंडिया में लार्जेस्ट रिजर्व है आयरन ओर का इन एशिया। सो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया। और जो 2 मेन टाइप के आयरन ओर हमारे कंट्री में पाए जाते हैं वो है हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। और इसकी ग्रेट डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। सो इसकी काफ़ी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। और जो आयरन ओर माइंस हैं वो पास में ही लोकेटेड हैं कोल फील्ड से इन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। सो ये रीजन है, यस दिस वन। तो यहाँ पर ही पास में कोल के फील्ड्स हैं, और यहीं पे पास में आयरन ओर के माइंस हैं। तो ये क्या है कि प्रॉक्सिमिटी में है, तो ये और एक एडवांटेज बन जाता है फॉर इंडस्ट्रीज़। और जो टोटल रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन द कंट्री है वो है 20 बिलियन टर्न्स इन द ईयर 2004-05। ये एडिशनल टॉपिक है, एडिशनल सेंटेंस है, ये नहीं था प्रीवियस NCERTs में, ये इस बार ऐड हुआ है। सो द टोटल रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन द कंट्री वर अबाउट 20 बिलियन टन्स इन द ईयर 2004-05। अबाउट 95% ऑफ टोटल रिजर्व जो आयरन का है हमारे कंट्री में वो कौन कौन से स्टेट्स में है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो इन सब स्टेट्स में 95% ऑफ टोटल रिजर्व ऑफ आयरन ओर पाए जाते हैं। सो अब हम लोग स्टेट वाइज डिपॉजिट देख लेते हैं आयरन ओर का। सबसे पहले है उड़ीसा। उड़ीसा में सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार है, और इसमें माइंस में मयूरभंज में गुरु महिसानी, सुलाईपट, बादाम पहर है, किरूबुरु में केंदुझार है, बोनाई में सुंदरगढ़ है। तो इसको हम लोग मैप पे देख लेते हैं। तो मैप में ये उड़ीसा के रीजन में हम लोग मयूरभंज, गुआ और केंदुझार ये सारे आयरन ओर के माइंस हैं।
नेक्स्ट इज झारखंड। झारखंड में कुछ ओल्डेस्ट आयरन और माइंस लोकेटेड है, और माइंस है नोआमुंडी एंड गुआ इन पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। दुर्ग में डल्ली, रजहारा और दंतेवाड़ा और बैलाडीला, ये सारे प्लेसेस पे अवेलेबल है इस आयरन और माइंस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं झारखंड में ये दुर्ग है, बैलाडीला है, तो ये सारा जो है आयरन और माइंस है। नेक्स्ट स्टेट इज कर्नाटका। कर्नाटका में संदूर, हॉस्पेट एरिया ऑफ बल्लारी डिस्ट्रिक्ट, बाबा बूदन हिल्स, कुद्रेमुख, चिक्कामेगलुरु, शिवमोग्गा, चित्रदुर्ग और तुमाकुरु। लेट्स सी इट ऑन द मैप। तो मैप में यहाँ तुमाकुरु है, चिक्कामेगलुरु है, कुद्रेमुख है, चित्रदुर्ग है, बल्लारी। सो ये सारा जो प्लेसेस हैं, ये सारे जो माइंस हैं वो हैं आयरन ओर के इन कर्नाटका। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी, ये सारे प्लेसेस में महाराष्ट्र में है। तो वी कैन सी यहाँ पे चंद्रपुर, भंडारा एंड रत्नागिरी इज हियर, यस। सो ये सारे माइंस भी महाराष्ट्र में है। तेलंगाना में करीमनगर, वारंगल, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यस आई गेस ये मैप पे नहीं लोकेटेड है, यस इट इज़ इंट लोकेटेड। सो तेलंगाना में वारंगल और करीमनगर है, ये मे बी माइनर और हो इसलिए मैप पे नहीं लोकेटेड है। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है कुर्नूल, कुदापा एंड अनंतपुर। तो कुर्नूल, कुदापा, अनंतपुर इज इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में सालेम और नीलगिरी है, और गोवा भी एक इम्पॉर्टेंट आयरन ओर स्टेट है। तो ये हो गया आयरन ओर के ऑकरेंसेस, कौन कौन से स्टेट में वो अकर करते हैं उसके माइंस। बट इसमें अब आपको लर्न क्या करना है, तो आपको हर स्टेट से 2-3 नाम, जैसे उड़ीसा में तो मेनली आपको मोस्टली सारे ही याद होने चाहिए, झारखंड में भी 2-4 दिए हैं उनको लर्न करना है, कर्नाटका में भी, और ये जो माइनर है इनमें आपको पता होना चाहिए कौन सा माइन कौन से स्टेट में है, या आइडेंटिफिकेशन भी आ सकता है कि कुदापा तो ये कौन से उसमें है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। सो दिस वे यू नीड टू लर्न, और सारे स्टेट्स का 1-2 नेम यू नीड टू लर्न। उसमें से उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका, क्योंकि ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं तो इनका अच्छे से मतलब ऑलमोस्ट 3-4 प्लेसेस का माइंस का नेम लर्न होना चाहिए। सो इन दिस बॉक्स एट सिंगरेनी कैनरीज टू माइनर्स रेस्क्यू। तो ये उसके बारे में है कि ये जो बर्ड्स होती हैं उनको ये लोग यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ सिंगरेनी कॉलरीज, ये कंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोल प्रोडक्शन कंपनी है, तो वो अभी भी यूज़ करती है कैनरीज को टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डेडली मोनोऑक्साइड, एक टाइप की बर्ड को। तो उसमें क्या होता है कि वो बर्ड्स बहुत ज़्यादा मतलब अगर थोड़ा सा भी पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा तो उनको बहुत डेडली इफेक्ट करता है। सो दिस इट इज़ अबाउट दैट, यू कैन रीड इट, कुछ ऐसा एज सच इम्पॉर्टेंट इसमें नहीं है। सो द नेक्स्ट इज मैंगनीज। तो मैंगनीज एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड मैन्युफैक्चरिंग फेरो अलॉयज। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में पाया जाता है एसोसिएटेड विथ धारवाड़ सिस्टम। अब इसका भी अकरेंस देख लेते हैं। तो ये उड़ीसा में बोनाई, केंदुझार, सुंदरगढ़, गैंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी एंड बोलांगीर, ये सारा मैप पे हम लोग देख सकते हैं। मैंगनीज का ये वाला साइन है, तो मैंगनीज केंदुझार, सुंदरगढ़, ये सारा है मैंगनीज का। फिर इधर बालाघाट, नागपुर, इन बालाघाट इज़ इन MP, नागपुर, भंडारा इट इज़ इन महाराष्ट्र, एंड देन गोवा में भी है। फिर यहाँ पर शिवमोग्गा, ये सारे प्लेसेस पे मैंगनीज के डिपॉजिट्स हैं। फिर कर्नाटका में धारवाड़, बल्लारी, बेलागावी, चित्रदुर्ग, नॉर्थ कैनरा, चिक्कामेगलुरु, तुमाकुरु, शिवमोग्गा, ये मोस्टली ओवरलैप करते हैं आयरन ओर के। जहाँ पे आयरन ओर का माइंस है वहीं पे ऑलमोस्ट मैंगनीज का भी माइंस होता है। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। इन माइंस का डिसएडवांटेज ये है कि ये स्टील प्लांट से थोड़े दूर लोकेटेड है। सो जैसे जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज होती हैं वहीं पे और पास में उनका रॉ मटेरियल्स भी होता है, बट यहाँ पे जो स्टील प्लांट्स हैं उनसे ये थोड़ा दूर होती हैं, जो कि इनका एक डिसएडवांटेज है। नाउ इन MP, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नीमर, मांडला, झाबुआ, ये सब प्लेसेस में इसके माइंस हैं। माइनर प्रोड्यूसर्स हैं तेलंगाना, गोवा एंड झारखंड। सो दिस वाज अबाउट मैंगनीज। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट
माइंस का नेम लर्न करना, और आइडेंटिफिकेशन के लिए यू नीड टू नो कि ये कौन से स्टेट में है. अब नॉन फेरस मिनरल्स में इंडिया में कुछ खास एबंडेंस में नहीं है एक्सेप्ट फॉर बॉक्साइट, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं. बॉक्साइट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम, और ये टर्शियरी डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं इन द प्लेट्यू एंड हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर रीजन, इन लेटराइट रॉक्स और कोस्टल ट्रैक्ट्स में भी पाए जाते हैं. अब इसके प्रोड्यूसर्स देख लेते हैं. तो उड़ीसा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, दिस यू नीड टू रिमेंबर. मोस्टली सारे ही मिनरल्स में उड़ीसा इज़ लाइक द बेस्ट प्रोड्यूसर, बट इसमें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. कालाहांडी, संबलपुर, पोलांगीर एंड कोरापुट आर द माइंस. झारखंड में पैटलैंड्स ऑफ लोहरदगा, और गुजरात में भवन नगर एंड जामनगर. छत्तीसगढ़ में अमरकंटक प्लेट्यू. एमपी में कटनी, जबलपुर एंड बालाघाट. महाराष्ट्र में थाने, कोलाबा, रत्नागिरी, सतारा, पुणे एंड कोल्हापुर. माइनर प्रोड्यूसर्स इसके तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गोवा हैं. इससे कोई और वे नहीं है टू लर्न दिस, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सारे प्रोड्यूसर्स कौन कौन से स्टेट में हैं और माइंस कहाँ कहाँ है, इसका कोई शॉर्टकट वे नहीं है, यू नीड टू लर्न दिस. नेक्स्ट इज कॉपर. तो कॉपर एक नेसेसरी मेटल है इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, जो उसमें ये वायर्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर के बनने में हेल्प करते हैं. इनकी प्रॉपर्टीज़ है दैट दे आर अलोएबल, मैलिएबल एंड डक्टाइल. ये मेटल्स के यू मस्ट बी नोइंग दीज आर द प्रॉपर्टीज़. इसके अगर हम लोग मेजर प्रोड्यूसर्स देखें तो झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, एमपी में बालाघाट, राजस्थान में झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट. वेरस माइनर प्रोड्यूसर्स में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आते हैं. आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडाला जो कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका में चित्रदुर्ग और हसन, और तमिलनाडु में साउथ एरकॉट डिस्ट्रिक्ट में ये पाए जाते हैं. नाउ वी कैन सी कॉपर और बॉक्साइट का कि राजस्थान में कॉपर में खेतरी है. यस, खेतरी इज़ वेरी, मतलब बहुत बार पूछा जाता है, ये आई गेस हमारे भी एग्जाम्स में मैप वर्क में आया था खेतरी की कॉपर का कौन सा वो है, और वो खेतरी में मार्क करना था हमें. तो खेतरी, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये सब कॉपर के राजस्थान में माइंस हैं. हजारीबाग एंड सिंहभूम इन झारखंड. ऑन टू मध्य प्रदेश, तो वहाँ बालाघाट है. एंड दिस इज़ अबाउट कॉपर. बॉक्साइट में वी कैन सी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, मैकाला हिल और अमरकंटक, ये ऑन द एज है इन एमपी एंड छत्तीसगढ़. कटनी इन एमपी एंड कोरापुट इन उड़ीसा. So these are about the mines of bauxite and copper. नेक्स्ट इज़ नॉन मेटेलिक मिनरल्स. अब हम लोग पहले फेरस पढ़े, फिर नॉन फेरस पढ़े, वो सब मेटेलिक का पार्ट था. अब नॉन मेटेलिक में क्या है, इंडिया में माइका सबसे इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल है, और जो अदर मिनरल्स हैं वो लोकल कंजप्शन के लिए ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, लाइक लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड फॉस्फेट. तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइका के बारे में पढ़ेंगे. तो माइका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. इसकी क्वालिटी यही है कि ये टफ़ है और फ्लेक्सिबल है. अब इसकी अवेलेबिलिटी हम लोग देख लेते हैं. तो झारखंड में एक कंटिन्यूस बेल्ट है ऑफ 150 किलोमीटर इन लेंथ एंड 22 किलोमीटर इन विड्थ इन लोअर हजारीबाग प्लेट्यू, जहाँ पे इसकी अकरेंसेस पाई जाती हैं. आंध्र प्रदेश में नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट. राजस्थान में अगेन वो एक बेल्ट पाई जाती है ऑफ 320 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर टू भीलवाड़ा एंड उदयपुर. तो इसमें भी कंटिन्यूस बेल्ट में माइका के अकरेंसेस हैं. कर्नाटका में मैसूरू और हसन डिस्ट्रिक्ट. तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी, और केरला में एलेप्पे, और महाराष्ट्र में रत्नागिरी, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया प्लस बेंगलुरु. अब इसको लर्न करने का ये तरीका है कि यू विल सी कि मोस्टली सारे ही मिनरल्स में प्लेसेस में सेम ही जगह है. जैसे महाराष्ट्र में रत्नागिरी, ये सारे ही में ऑलमोस्ट है. तो ऐसे कॉमन चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं. सबसे पहले कौन सा माइन कहाँ पर है ये तो अच्छे से लर्न होना चाहिए, ये आइडेंटिफिकेशन के लर्न होना चाहिए. बट अगर ये आ गया कि इसकी ऑकरेंसेस कहाँ पर है, तो आप एक जैसे जो कॉमन अकरेंसेस हैं, जैसे महाराष्ट्र में रत्नागिरी, उड़ीसा में यू कैन सी सारे में ही ऑलमोस्ट सुंदरगढ़ है, झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है. तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके यू कैन फ्रेम आंसर. कुछ में वेरी कर सकता है, उसके लिए भी आप उसके जो मेन हैं उसको लर्न कर. जैसे यहाँ पे उड़ीसा का नहीं गिवन है बट झारखंड का है, तो यू नीड टू लर्न झारखंड का अच्छे से. सो दिस इज़ अबाउट माइका. नेक्स्ट इज़ एनर्जी रिसोर्सेज.
अब मिनरल फ्यूल्स जनरेशन ऑफ पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और अदर सेक्टर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है. मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसे हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. ये एग्जॉस्टिबल नेचर के हैं. इसमें से सबसे पहले कोल है, जिसे हम स्टडी करेंगे. तो कोल का यूज़ होता है फॉर जनरेशन ऑफ थर्मल पावर एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर. दो जियोलॉजिकल एजेस में कोल के अकरेंसेस हैं. पहला है गोंडवाना, दूसरा है टर्शरी डिपॉजिट्स. अब जो 80% ऑफ कोल हमारे पास अवेलेबल है वो बिट्यूमिनस टाइप का है. ये एक टाइप का कोल का वो होता है, वो मिडिल रैंक में आता है और ये मोस्टली स्टील वगैरह के मेकिंग में यूज़ होता है और ये नॉन कोकिंग ग्रेड का है. अब गोंडवाना कोल में दामोदर वैली, गोंडवाना जो कोल जो पहला वाला डिपॉजिट है, जो 2 एजेस में पहला गोंडवाना कोल है, वो दामोदर वैली में पाई जाती है. झारखंड, बंगाल बेल्ट, रानीगंज, झारिया, बोकारो, गिरिडीह एंड करणपुरा. सेकेंड है कि ये झारिया जो है लार्जेस्ट कोल फील्ड है एंड रानीगंज सेकेंड लार्जेस्ट है. यू नीड टू रिमेंबर झारिया बिकॉज ये बहुत बार पूछा जाता है कौन सा लार्जेस्ट कोल फील्ड है. फिर गोदावरी, महानदी, सोन वैली, फिर सिंगरौली इन एमपी, कोरबा छत्तीसगढ़ में, तालचर एंड रामपुर इन ओडिशा, चंद, वर्धा, कैंप टी, बांदर ये महाराष्ट्र में है, सिंगरेनी तेलंगाना में है, पांडुर आंध्र प्रदेश में. इसमें से सिंगरेनी एंड सिंगरौली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज टर्शरी डिपॉजिट या टर्शरी कोल. तो ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड में मेनली है. तो मेघालय में दारंगगिरी, चेरमपुंजी, म्यूलोंग, लैंगरिन और असम में माकुम, जयपुर, नज़ीरा, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, नामफुक, जम्मू एंड कश्मीर में है कालाकोट और कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात एंड पुडुचेरी में ब्राउन कोल, जिसे लिग्नाइट भी कहते हैं, वो पाया जाता है. वी कैन सी इस मैप में कोल फील्ड्स को, कोल माइंस को. तो इसमें वी कैन सी दैट कोल फील्ड्स ये सारे रीजन हैं जो स्प्रेड हैं एंड कोल माइंस में दिस इज सिंगरेनी, नेवेली, कोरबा, तालचर, रानीगंज एंड झारिया, बोकारो, सिंगरौली. these are the coal mines and here we can see Najira है and Makum है and Nahar Katia है. So these are the coal fields. अब the next very important energy resource is petroleum. It is very important. We also know कि daily यूसेज में भी आता है पेट्रोलियम इन आर व्हीकल्स. तो इसको हम लोग लिक्विड गोल्ड कहते हैं. वाई? उसका नेचर है बिकॉज इट इज़ स्कार्सली अवेलेबल एंड उसके बहुत सारे डाइवर्सिफाइड यूजेस हैं मल्टीपल बट अवेलेबिलिटी है बहुत ही कम. सो देयरफॉर इट इज़ नोन एज लिक्विड गोल्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से मिनरल को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. अब व्हाट पेट्रोलियम में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स of liquid and gaseous states varying in chemical composition, color and specific gravity. तो क्या है ये हाइड्रोकार्बन्स, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स जिनके केमिकल कॉम्पोजिशन, कलर और ग्रेविटी वेरी करते हैं. ये एक इसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल इंटरनल combustion engines in automobiles, railways and aircraft. So as mentioned ये हम vehicles जितने होते हैं जैसे automobiles या railways या aircraft में जो internal combustion engines होते हैं उनके लिए एक important source of, एक significant source of energy है. और इसके न्यूमरस बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस किए जाते हैं जैसे फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक रबर, वैक्स, सोप, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन्स, वैसलिन, कॉस्मेटिक्स एंड लुब्रिकेंट्स. और ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टर्शियरी पीरियड में अकर करते हैं. इसके लिए ONGC फॉर्म किया गया था, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इन 1956. रिमेंबर द डेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और 1956 तक सिर्फ डिगबोई इन असम में पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता था बट आफ्टर 1956 आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ONGC ये चेंज हुआ. रिसेंट ईयर में नए ऑयल डिपॉजिट मिला है इन एक्सट्रीम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. अब असम में देख लेते हैं. तो असम में मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं या इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है डिगबोई, नहरकटिया, मोरन. गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, महसाना, नवागम, कोसांबा एंड लूनिच. मुंबई हाई जो 160 किलोमीटर मुंबई से दूर है
उसको भी डिस्कवर किया गया था इन 1973। वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हुआ 1976। सो ये दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस वो पाए गए थे एक्सप्लोरेशन में इन कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। अब क्या है, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वो क्रूड ऑयल होता है, तो उसमें क्या बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको रिफ़ाइन करना होता है। तो इसके लिए 2 टाइप के रिफाइनरीज इंडिया में हैं। सबसे पहला है फील्ड बेस्ड, जिसका एग्जांपल है डिगबोई। दूसरा है मार्केट बेस्ड, जिसका एग्जांपल है बरौनी। और ये एडिशनल, ये पुराने एनसीईआरटीज़ में नहीं है ये डेटा, कि देयर आर 21 रिफाइनरीज इन इंडिया एज ऑन जून 2011। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब भी कुछ भी एडिशन जो इस ईयर हुआ है, तो एनसीईआरटी ऑल्सो वांट्स टू, और सीबीएसई ऑल्सो वांट्स टू सी इफ़ द स्टूडेंट्स आर अपडेटेड और नॉट। तो ये जो डेटा है कि 21 रिफाइनरीज है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So next, conventional energy resources, natural gas. So GAIL, that is Gas Authority of India Limited, it was set up in 1984 as a public sector undertaking to transport and market natural gas. So 1984 is it is important. और ये जो है कि सारे ऑयल फील्ड्स में इसके रिजर्व्स हैं, बट एक्सक्लूसिव रिजर्व्स अगर देखा जाए तो ये ईस्टर्न कोस्ट में भी अवेलेबल है। अलॉन्ग विद इट तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, ऑफशोर वेल्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, यहाँ पर इसके एक्सक्लूसिव रिजर्व्स पाए जाते हैं। नाउ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये एग्जॉस्टेबल रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे ओवर द टाइम, अनलिमिटेड ये नहीं है। सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोगैस, बायोमास, ये सारे को सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स माना जाता है। और ये सब मोर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे कंट्री में। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा नहीं कि कहीं पर ये, जैसे अब हम लोग आयरन ओर का देख रहे हैं तो मेजर उसका उड़ीसा में है, फिर झारखंड, मतलब कुछ ही प्लेसेस पे हैं। वेरएज उत्तर प्रदेश में देखा जाए, बिहार में या फिर जम्मू एंड कश्मीर, ये सब प्लेसेस पे बहुत कम अवेलेबल है या ना के बराबर अवेलेबल हैं। तो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अलॉन्ग विद इट ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज मोर सस्टेन्ड, इको फ्रेंडली और चीपर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अगर हम लोग इनिशियल कॉस्ट को हम लोग पे कर देते हैं, तो फिर ये मोर चीपर फॉर्म ऑफ एनर्जी बन जाते हैं। अगर इनिशियली कॉस्ट, अगर हम लोग उसको सेटअप करने का जो कॉस्ट है वही ज़्यादा होता है, और उसके बाद जो है ये चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ ह्यूज गैस रिजर्व इन रामानंतपुरम इन तमिलनाडु। तो अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट in 2006, the Oil and Natural Gas Commission has found potential zones of natural gas reserves in Ramananthapuram district. The survey is still in initial stages. The exact quantity of gas reserves will be known only after the completion of the surveys, but the results are encouraging. तो इसमें क्या है कि ज़्यादा ह्यूज गैस रिजर्व पाया गया है रामानंतपुरम तमिलनाडु में, लेकिन अभी ये सर्वे इनिशियल स्टेज पे, तो अभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कितनी क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स इज़ अवेलेबल देयर। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स। तो ये एक वाइबल रिसोर्स है। इस आजकल के टाइम में ये बहुत वाइबल रिसोर्स है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो यूज़ होते हैं फॉर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन आर यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम के डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं धारवाड़ रॉक्स में। जोग्राफिकली यूरेनियम का जो ओर्स है वो सेवरल लोकेशंस पे पाए जाते हैं, जैसे सिंहभूम अलॉन्ग विथ मतलब सेवरल लोकेशंस पे पाए जाते हैं इन अलॉन्ग सिंहभूम कॉपर बेल्ट। सिंहभूम कॉपर बेल्ट के आसपास जो है यूरेनियम की डिपॉजिट्स पाई जाती हैं। ये उदयपुर में, अलवर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में भी पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, महाराष्ट्र में भंडारा और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में यूरेनियम के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट मिनरल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन इज थोरियम। उसको मोनाजाइट एंड इल्मेनाइट में अकर करते हैं इन केरला एंड तमिलनाडु। मोनाजाइट डिपॉजिट्स केरला में पलक्कड़, कोलम में पाए जाते हैं, और उड़ीसा में महानदी डेल्टा और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में पाए जाते हैं।
अब एटॉमिक एनर्जी कमीशन, दीज डेट्स और ये जो कमीशन वगैरह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो ये इस्टेब्लिश हुए थे इन 1948। और एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट त्रॉम्बे ये इस्टेब्लिश हुआ था इन 1984, जिसका रीनेम कर दिया गया था इन 1967 एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया वो हम देख लेते हैं। तो तारापुर है महाराष्ट्र में, रावत भाटा इन नियर कोटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा यूपी में, कायगा कर्नाटका और काकारापरा ये गुजरात में है। तो दीज जितने भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेट करने के लिए मोस्टली आता है। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। तो जो सन रेज हैं उन्हें टैप किया जाता है इन फोटोवोल्टाइक सेल्स, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, विच इज़ नोन एज सोलर एनर्जी। दो इफ़ेक्टिव प्रोसेस हैं फॉर ऑब्टेनिंग सोलर एनर्जी। पहला है कि इसे फोटोवोल्टाइक सेल्स के थ्रू किया जाए या सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। तो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इजी टू कंस्ट्रक्ट है। सोलर एनर्जी 7% ज़्यादा इफेक्टिव होती है कोल या ऑयल बेस्ड प्लांट से, और 10% मोर इफेक्टिव होती है न्यूक्लियर प्लांट से। और इसके जो मेन यूजेस हैं वो हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, जैसे हीटर, क्रॉप ड्रायर्स, कुकर्स, ETC। और वेस्टर्न पार्ट जो गुजरात एंड राजस्थान है, इनके पास ग्रेट पोटेंशियल है टू जनरेट सोलर एनर्जी, बट अभी ये पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। सो दिस वॉज अबाउट सोलर एनर्जी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी पोल्यूशन फ्री है, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये इनके मेन पॉइंट्स हैं। और ये क्या करते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होती हैं उसे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड को टर्बाइंस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो ये विंड सिस्टम्स हैं वो परमानेंट विंड सिस्टम्स यूज़ होते हैं, जैसे ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और सीजनल विंड लाइक मानसून, ये सारे सोर्स ऑफ एनर्जी बनते हैं। इनके अलावा लोकल विंड्स में लैंड एंड सी ब्रीजेस भी हेल्प करते हैं इन प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें अब ये जो बॉक्स है ये भी इस बार ही ऐड हुआ है, इतनी ये सारी इन्फॉर्मेशन पिछले NCERTs में नहीं थे। तो इंडिया ऑलरेडी हैज़ स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी। अब इसके पास एम्बिशियस प्रोग्राम है टू इंस्टॉल 250 विंड ड्रिवन टर्बाइंस, जिसकी टोटल कैपेसिटी होगी 45 मेगावाट्स, जो 12 सूटेबल लोकेशंस में स्पेशली कोस्टल एरियाज़ में स्प्रेड होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अब विंड एनर्जी को इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, तो टू लेसन टू ताकि कम हो जाए थोड़ा ऑयल इंपोर्ट बिल पे। ऑयल इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब उसके लिए एक जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है वो अब हम लोग विंड एनर्जी को मान रहे हैं। और कंट्री की जो पोटेंशियल है ऑफ विंड पावर जनरेशन वो 50,000 मेगावाट से ज़्यादा हो गया है, जो 1/4 कैन बी ईजिली हार्नेस, जिसमें से 1/4 जो है ईजिली यूज़ किया जा सकता है। इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका फेवरेबल कंडीशंस विंड एनर्जी के लिए एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीड इट वंस। नेक्स्ट इज टाइडल एंड वेव एनर्जी। तो ओशन करेंट्स जो है वो स्टोर हाउस है ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी, बहुत एनर्जी अवेलेबल है ओशन करेंट्स में। इन द बिगनिंग ऑफ 17th और 18th सेंचुरी बहुत ज़्यादा लगातार एफर्ट्स बनाया जा रहा था ताकि मोर इफिशिएंट एनर्जी सिस्टम बन सके फ्रॉम सीजलेस टाइडल वेव्स एंड ओशन करेंट्स। तो लार्ज टाइडल वेव्स जो हैं वो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया के पास भी ग्रेट पोटेंशियल है, बट उसे अभी बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया है इन टर्म्स ऑफ टाइडल एंड वेव एनर्जी। नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज जियोथर्मल एनर्जी। अब जब मैग्मा आती है इंटीरियर ऑफ अर्थ से बाहर तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। इस हीट को हम लोग सक्सेसफुली टैप कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हॉट वाटर दैट गशेस आउट थ्रू गीज़र वेल्स, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर जनरेशन ऑफ थर्मल एनर्जी। इसे हम लोग पॉपुलरली क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। ये एनर्जी अभी की एनर्जी सोर्सेज में माना जा रहा है, जो एक अल्टरनेटिव सोर्स टू कन्वेंशनल एनर्जी बन रहा है। सो हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स आर बीइंग यूज्ड सिंस मेडिवल पीरियड। इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी का जो एक प्लांट है वो कमीशन किया गया इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इन 1 मार्कर और इन वॉट एवर फॉर्म। नेक्स्ट इज जो फर्स्ट सक्सेसफुल अटैम्प्ट था टू टैप जियोथर्मल एनर्जी वो 1890 में हुआ था, टू टैप अंडरग्राउंड हीट इन बॉयस
Idaho in USA. So this was about the first successful attempt. ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में गिवन है, where a hot water pipe network was built to give heat to the surrounding buildings. This plant is still working. Next and the last energy resource is non-conventional energy resources, bioenergy. तो ये क्या होता है, ये जो एनर्जी डिराइव करते हैं हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में, जिसमें एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट हैं, उसे कहते हैं. ये एक पोटेंशियल सोर्स है ऑफ एनर्जी कन्वर्जन. इसमें क्या है कि कन्वर्ट इसको हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, या गैस फॉर कुकिंग में. ये प्रोसेस भी करता है वेस्ट को और गार्बेज को, और उससे भी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है. ये क्या करेगा, ये इकोनॉमिक लाइफ जो रूरल एरियाज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इकोनॉमिक लाइफ है वो इम्प्रूव करेगा, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम करेगा, और सेल्फ रिलायंस जो है वो इंक्रीज़ करेगा, और हमारा जो प्रेशर है ऑन फ्यूल वुड वो भी कम करेगा. ये इसका भी एक प्रोजेक्ट जो है म्यूनिसिपल वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट एक ओखला इन दिल्ली में कमीशन किया गया. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओखला इन दिल्ली फॉर बायो एनर्जी एंड मणिकरण इन HP इन हिमाचल प्रदेश फॉर जियोथर्मल एनर्जी. नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मिनरल्स हमारे पास एग्जॉस्टिबल है, हमारे पास लिमिटेड है, तो उनका जो कंजर्वेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग करना चाहते हैं तो उसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को बहुत ध्यान में रखना चाहिए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमें चाहिए ही, बट हमें इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी ध्यान में रखना चाहिए. सो देयरफॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं सोर्सेज के, वो क्या करते हैं, इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेट करते हैं और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी. इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन. तो यहाँ पे 4 मेनली कंजर्वेशन के स्ट्रैटेजीज़ हैं. सबसे पहला है कि जो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स है, जैसे सोलर पावर, विंड वेव या जियोथर्मल एनर्जी जो अभी हम लोग कवर किए हैं, वो इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज हैं, तो इनका जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ना चाहिए. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कम होंगे. सेकेंड है यूज़ ऑफ स्क्रैप मेटल्स विल इनेबल रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स. तो अब जो स्क्रैप मेटल्स हैं, जो यूज्ड मेटल्स हैं, उनका अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो मेटालिक मिनरल्स में इसमें कॉपर, पीबीज, लीड, जिंक, ये सब क्या मीगर रिजर्व्स हैं, तो इनका जो स्क्रैप मेटल्स है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ना चाहिए ताकि इनके जो रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा देर तक हम लोग यूज़ कर पाएँ. थर्ड इज़ यूज़ ऑफ सब्सटीट्यूट्स फॉर स्कार्स मेटल. अब जैसे अगर किसी चीज़ में यूज़ हो रहा है आयरन ओर का, उसमें किसी और भी एक मिनरल का यूज़ करके किया जा सकता है, और अगर आयरन ओर स्कार्सली अवेलेबल है कंट्री में, बहुत ज़्यादा नहीं, जो दूसरा उसका सब्सटीट्यूट है जिसके भी थ्रू वो काम हो सकता है, हमें वो यूज़ करना चाहिए ताकि इसका जो रिड्यूस हो कंजप्शन. जो मेन मिनरल है जैसे आयरन ओर, यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के केस में, तो उसका कंजप्शन कम होगा, तो क्या होगा, वो जो दूसरा वाला मिनरल है वो यूज़ हो जाएगा और इसका कंजप्शन कम होगा, तो ये सेव कर लेंगे हम लोग. नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड स्कार्स मिनरल्स. ये कम होना चाहिए. हमें पहले अपने कंट्री के डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए. कोई चीज़ स्कार्सली अवेलेबल है, सबसे पहले हमें अपने यूज़ करना चाहिए, देन उसे भेजना चाहिए, उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए. तो जो बहुत कम मिनरल अवेलेबल है, जिसकी क्वान्टिटी बहुत कम है, उनका एक्सपोर्ट कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. देयरफॉर क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो स्कार्सली अवेलेबल है हमारे कंट्री में, देयरफॉर उनका कंजर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. और ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का. सो विद दिस we came to the end of this chapter. If you liked the explanation, please hit that like button, comment down below your doubts, share it with your friends and classmates, and subscribe to this channel. Thanks for watching. Happy learning.